please like, share and subscribe our YouTube channel. अगला प्रश्न है कि एसपीटी में आदिवासी कौन है। तो पहला, आदिवासी कोमा अर्ध आदिवासी या सरकार द्वारा अधिसूचित हो। दूसरा, केवल आदिम। तीसरा, केवल आदिवासी जो पहले आदिम हो। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि आदिवासी कोमा अर्ध आदिवासी या सरकार द्वारा अधिसूचित हो, या सिर्फ आपको अगर ऑप्शन दे दे वो कि सरकार द्वारा अधिसूचित हो तो ये भी सही होगा, क्योंकि ये तो सामान्य बात है कि आदिवासी हो या आदिम हो, इसकी घोषणा तो सरकार द्वारा ही होती है। जब ये विधानसभा में पारित होंगे तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भेजा जाता है, जो वहाँ ये बातें तय होती हैं। तो सरकार इसके लिए पूरी तरह जो है स्वतंत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो किसी भी घुमावदार प्रश्न का, किसी भी घुमावदार ऑप्शन का, कभी कभी प्रश्न आसान होते हैं लेकिन ऑप्शन कठिन होते हैं, कभी कभी प्रश्न कठिन होते हैं लेकिन ऑप्शन आसान होते हैं। लेकिन जब आपकी समझ संतुलित होगी तो आप सब चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, इस बात को जाने। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो धारा 4 के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डिप्टी कमिश्नर से क्या तात्पर्य है, यानी एसपीटी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो पहला, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा का डीसी। दूसरा, केवल दुमका का डीसी। तीसरा, लाट कानूनिस द्वारा परिभाषित डीसी जो पूरे क्षेत्र का हो। ये चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा का डीसी, क्योंकि संथाल परगना का जो ये मूल क्षेत्र है, इसी एरिया में ये लागू भी है, तो इसी क्षेत्र के डीसी को डिप्टी कमिश्नर कहा गया है। यद्यपि आपको ये भी जानना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा जो है वो आरंभ की और उसने कुछ मानकें बनाई, वहाँ डिप्टी कलेक्टर की परिभाषाएं तय हुई, उसको भी आपको पैरेलल में समझना है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर पहला ऑप्शन सही है। तो धारा 5 में इसकी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि एसपीटी में कितने भाग की जनमत पर उपायुक्त ग्राम प्रधान घोषित करेगा। पहला 1/3, दूसरा 1/4, दूसरा 2/3 और चौथा 1/2, मैंने 1/2, 1/2। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 2/3। 2/3 बहुमत इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके धारा 6 के अंतर्गत, जिसमें कि उपायुक्त जो है वो ग्राम प्रधान घोषित करता है और उसके बाद उसका संचालन करता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि एसपीटी में रैयती का बदलेन क्या है। तो पहला, बदली जाने वाली भूमि एक ही गांव में हो। दूसरा, बदली जाने वाली भूमि एक ही थाना में हो। तीसरा, बदली जाने वाली भूमि एक ही गोत्र में हो। और चौथा, बदली जाने वाली भूमि एक ही राज्य में हो। तो देखिए यहाँ प्रश्न सीधा है लेकिन ऑप्शन बहुत कठिन निकट है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है, बदली जाने वाली भूमि एक ही गांव में हो। तो एसपीटी की जो धारा 23 है, मुख्यतः डी, धारा 23 डी, तो डीसी के समक्ष जो है वो आवेदन दिया जाता है कि बदलैन, अर्थात जो भूमि का बदलैन है, कि अदला बदली अगर आप कर रहे हैं क्षेत्रों को, तो ऐसा व्यवस्था है कि उसी मूल्य के भूमि का और उसी गांव के अंदर जो है उस भूमि का होना जरूरी है। तो वो उपायुक्त के आदेश के अनुसार रैयती का बदलैन हो सकता है। लेकिन आप अगर ठीक इसका उल्लंघन करें, अगर आप गांव से बाहर जाएं या आप दूसरे क्षेत्र में इसका अतिक्रमण करें तो वहाँ इसे रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ जो बाध्यता है वो गांव की है, ना तो थाना की है, ना तो गोत्र की है, ना तो राज्य की है। तो ये रैयती का बदलैन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे प्रश्न आते भी हैं, आए भी हैं। अगला प्रश्न है कि एसपीटी अध्याय 8 में तमादी क्या है। तो पहला, सीमा। दूसरा, अनंत। तीसरा, पूर्व। चौथा, सामूहिक अधिकार। जैसा मैंने बताया कि यहाँ फारसी अरबी शब्द बहुत है और ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बताई कि क्या है ये। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, सीमा, वो सही है। धारा 64 में जो एसपीटी से संबंधित जो दायर मुकदमे हैं
या मुकदमों से पूर्व की स्थिति, मुकदमों से पूर्व की स्थिति हो, आपके अधिकार के हनन की स्थिति हो या उसके बाद की स्थिति, सभी तमादी का, सभी सीमा का विवरण दिया गया है। तो उसे तमादी कहा गया है, उस वर्ड को जो है वो लिखा गया है, वहाँ उसे समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गलत है एनएसपीटी के संदर्भ में। पहला धारा 5 जिसका मिलान है ग्राम प्रधान की नियुक्ति, दूसरा धारा 12 जिसका मिलान है रैयत के वर्ग, तीसरा धारा 20 जिसका मिलान है रैयत के अधिकार और चौथा धारा 13 जिसका मिलान है चारागाह की श्रेणी। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा धारा 13। तो उसका चारागाह की श्रेणी नहीं है। वो जैसा पहले मैंने बताया कि 2016 में जो संशोधन हुआ, जो सीएनटी और एसपीटी में, इसके तहत जो व्यावसायिक उपयोग है भूमि का, उसके बारे में जो है धारा 13 के बारे में बताया गया है कि जो भूमि का उपयोग आप खनन और जो है कृषि के लिए कर सकते हैं, उद्योग के लिए कर सकते हैं। तो ये धारा को परिवर्तित किया गया था एसपीटी का। तो इसका संबंध जो है चारागाह की श्रेणी से नहीं। इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया गांव की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो पहला उपायुक्त, दूसरा अनुमंडल पदाधिकारी, तीसरा सर्कल पदाधिकारी और चौथा आयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा आयुक्त है। तो इसकी धारा जो 46-41 है उसमें ये बात की गई है कि जो पहाड़िया गांव है, अर्थात जैसे मैंने आरंभ में चर्चा की कि जो ये दामने कोका या जंगल तरी का जो क्षेत्र है जिसे काकजोल नरीखंड कहा जा रहा है, वो वास्तव में संथाल से पूर्व पहाड़िया लोग थे। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ऐसी लोक कथा है कि हो सकता है कि ये पहाड़िया में और संथाल में परिणत हो गए। जैसे आपको कोल्हान क्षेत्र में मिलेंगे कि जो हो से पहले यहाँ भूंइयार लोग अधिक थे, तो उसका तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो नहीं सकता है जब तक कि मिले नहीं। तो ये लोक कथा में ही बातें आती हैं। ऐसे उरांव की ज़मीन को भी तो भूंइयार कहा गया है जो उसके ज़मीन के मालिक है। लेकिन यहाँ पहाड़िया के संदर्भ में आप देखिएगा कि जो संथाल परगना का क्षेत्र है, जो यहाँ माल पहाड़िया, स्वरिया पहाड़िया है, उसमें विभेद कराकर पहले अंग्रेजों ने जो है सफलता पाई। फिर इसे संथालियों से लड़ाया। जो तराई की भूमि है वो संथालियों के नाम की। तो यहाँ काफ़ी सारे विवाद उत्पन्न हुए। इसलिए जो पहाड़िया गांव की जिम्मेदारी है वो कमिश्नर को दी गई है उसके निर्धारण की। आमतौर पर ये उपायुक्त की होती हैं। अगर और भाग में आप देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में हो या संथाल परगना के और क्लोज में, तो अधिकतर मामलों में 70% मामलों में उपायुक्त जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन चूंकि ये सेंसिटिव मैटर है, जैसा मैंने बताया कि अंग्रेज़ों का जो है मुख्य उद्देश्य ये भी रहता था कि विभेदीकरण करवाएं। आप देखिएगा कि जब वो भारत में जनगणना करवाए तो आदिवासियों को जो है एक प्रकार से अलग श्रेणी में रखा गया। वहाँ उसका पैमाना ही नहीं था। और जो हिंदू मुस्लिम जो जनगणना कराई उसके अंतर्गत भी जो है उसके बाद मुस्लिम आरक्षण हो, सिख आरक्षण हो, दलित आरक्षण हो, उसे तुल दिया। आपको दिखेगा 1909 के अधिनियम में वहाँ पृथक निर्वाचन का सिस्टम है। तो इसके माध्यम से जो है वो एक दूसरे के बीच जो है इसका विभेद करवाती थी। आपको ठीक इसी तरह जो है 1873 का जो इनर लाइन परमिट है वहाँ भी ये अप्रोच दिखेगा, जहाँ 6 शेड्यूल के माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उनमें एक दूसरे को लड़ने का काम भी जो है ब्रिटिश ने किया है। ये फ़ायदा उनको नॉर्थ ईस्ट में मिला भी। बहुत समय तक नाक में दम था ये क्षेत्र जो है। ये नहीं, आप अगर सोचिए कि अभी तक जो है वो बोडो का मामला हमने पूरी तरह हल नहीं किया है, चाहे नेफा का हो, है तो वो भारत के पूर्ण राज्य हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं वहाँ, इतने छोटे छोटे डिमांड हैं कि एक प्रकार से कबीलाई शासन है। तो अंग्रेज़ों को तो बिलीव था ही नहीं कि भारत इतना बड़ा जो विविधता वाला क्षेत्र है, जहाँ हर 20 से 40 किलोमीटर में संस्कृति बदल रही है, खान पान बदल रहा है, भाषा बदल रही है, चेहरे बदल रहे हैं, वो एक राष्ट्र भी हो सकेगा, ऐसा बिलीव था नहीं उनको। वो चाह ही रहे थे कि इसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। लेकिन भारतीय जो प्रगतिशील सोच थी, जो नेतृत्व था, जो यहाँ के आदर्श थे,
और जो यहाँ की एकता की राष्ट्रीय भावना थी, उसने अखिल भारत को एक संघ की अभिव्यक्ति दी और भारत एक राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो यहाँ जो पहाड़िया गांव का जो प्रश्न है उसका उत्तर है चौथा, आयुक्त। अगला प्रश्न है कि 1855 के संथाल परगना जिला का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है, पहला विल्किंसन क्षेत्र, दूसरा जंगल तरी क्षेत्र, तीसरा नौरतनगढ़ और चौथा तिलका माझी भूमि। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा जंगल तरी क्षेत्र है। जैसा मैंने अभी तुरंत बताया दूसरा ऑप्शन कि ये जो है एक प्रकार से रामगढ़ हिल ट्रैक का भाग था 1780 के बाद, और इसे जंगल तरी कहा गया, जो कि 1824 तक बना रहा। फिर 1824 के बाद ये दामिनी को है। इससे पूर्व जो है नरीखंड कांगजोल कहा जाता था। ये प्रश्न जेपीएससी में आ चुका है। तो इसके अंतर्गत जो जंगल तरी क्षेत्र थे वहाँ बीरभूम, मानभूम के कुछ क्षेत्र, भागलपुर, बर्धमान और संथाल परगना के क्षेत्र थे। चूँकि ये जो पूरा क्षेत्र था ये मूल रूप से संथाली पहाड़िया जनजाति के लोग यहाँ थे, जनरल लोग भी थे, लेकिन एक प्रकार से एक भाषाई भूमि थी कि एक भाषाई भूमि आपको अभी भी दिखेगा कि जो संथाल परगना की क्षेत्र है, गोड्डा, जामताड़ा, वहाँ बांग्ला भाषा का बहुत प्रभाव है। एसपीटी एक्ट में बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ की आपको दिखेगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि इसका विस्तार बहुत अधिक था। बीरभूम अगर आप क्षेत्र लें, उसको समझें, तो वर्तमान में जो उसका हेड ऑफिस सिवड़ी है वो तब भी वही हुआ करता था। बोलपुर है जहाँ शांति निकेतन है, रामपुर हाट है। इधर आप अगर बांकुड़ा को ले लें, उसमें विष्णुपुर है। जो वेस्ट मिदनापुर का अगर आप क्षेत्र ले, जो कि 2002 में ईस्ट और वेस्ट अलग हुआ, 2017 में शायद झाड़ग्राम जो है सब डिवीज़न, झाड़ग्राम जिला जो है, झाड़ग्राम जो है वो सम्मिलित हुआ इसके अंतर्गत, और वो भी क्षेत्र उसमें आता है। फिर लबपुर है। इस प्रकार से देखिएगा कि जो ये क्षेत्र पूरा है ये बीरभूम का क्षेत्र है। तो यहाँ एक बागड़ी शासक वंश के शासक हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम से जो है बीरमल जो 1501 में शासक हुआ करते थे मध्यकाल में, उसी के नाम से बीरभूम हुआ। और इसी से जो सटा हुआ एक क्षेत्र है जो पुरुलिया का मानभूम क्षेत्र है, तो यहाँ भी कुछ संथाली लोग थे जो अभी भी हैं। अगर आप जामताड़ा दुमका का एरिया देखें तो जामताड़ा कॉरिडोर बन जाता है मुर्शिदाबाद जाने के लिए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत था। जो मान बाजारा भी आप देखिएगा। तो अगर आप धनबाद के इतिहास को लें, क्योंकि आपके लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, झारखंड में कौन सा जिला कब बना, तो आप देखिए कि झारखंड में जो धनबाद है 1956 का जिला है, तो उससे पूर्व वो बंगाल में था, जो कि इसी क्षेत्र का भाग था। और 1956 में जो धनबाद है, फिर इधर बोकारो है, उसी में सम्मिलित था। फिर 1991 में वहाँ से बोकारो अलग हो जाता है। तो ऐसे करके आप उसके इतिहास को पढ़िएगा जिला के, तो वहाँ आपको मिलेगा। इसलिए जो है वो आप देखिएगा कि जो कोयलरी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, क्योंकि उस समय आपको पाएंगे कि जो 56 से पहले बहुत से ऑफिस को कलकत्ता किया गया था, क्योंकि वो बंगाल का भाग था ही, और बहुत से भाषाई आंदोलन भी हुए इसके लिए। फिर हमने जो मानभूम का क्षेत्र है वो बहुत से क्षेत्र को बंगाल में भी किया। आप अगर आरंभ में जो बृहद झारखंड का दृष्टिकोण देखिएगा तो ये सब क्षेत्र भी जो है वो झारखंड में सम्मिलित थे, लेकिन उसका सीमांकन बड़ी तकनीकी रूप से फिर किया गया, जिसमें कि तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को ही शामिल किया गया, जो अभी वर्तमान में 24 हो गया है। तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसको, इसकी स्थिति, इसके इतिहास को थोड़ा आपको समझना जरूरी है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है जंगल तरी ट्रैक, वो इम्पोर्टेंट है, जो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संथाल नेतृत्व से नहीं था? तो पहला तिलका आंदोलन, दूसरा हुल विद्रोह, तीसरा सपाहड़ा आंदोलन और चौथा भूमिज विद्रोह। क्योंकि यह क्वेश्चन को समझना है कि संथाल नेतृत्व अर्थात संथाल जनजाति का, तो तिलका आंदोलन में तो दिखता है मैं तिलका माझी, क्योंकि उसके टाइटल को भी आपको समझना है, माझी है। फिर हुल विद्रोह में सिद्धू कान्हू चांद मेरे, तो पूरे
विश्व में इस आंदोलन का नाम था, जो कि हुल संथाल विद्रोह था। फूलो जानों की भी जो भूमिका थी, सपाहाड़ में जो है वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था लाल हेम्ब्रोम का, तो उसमें भी वो संथाल नेतृत्व हमें दिखता है। लेकिन भूमि जो आंदोलन था 1832 में, जो राजा गंगा नारायण का विद्रोह था, वहाँ हमें यहाँ संथाल नेतृत्व दिखता नहीं है। तो ऐसे में जो चौथा ऑप्शन है भूमि विद्रोह सही है। तो अब देखिएगा कि इतनी बड़ी, क्योंकि संथाल जनजाति है जो झारखंड में सबसे अधिक, अगर जनजाति लिया जाए तो संथाल की जनसंख्या अधिक है। और आपको आरंभ से ही बहुत आंदोलन मिलेंगे, जैसे मैंने चर्चा की तिलका की, हुल है, फिर सपाहाड़ है, इसके बाद भी जो है बहुत आंदोलन है। तो एक बहुत बड़े आंदोलन आप जिसको हुल विद्रोह आप देखते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रथम जन क्रांति भी कहा। तो यहाँ इससे पता चलता है कि जो यहाँ के लोगों की मांग थी, यहाँ के लोगों की जो न्याय की अभिलाषा थी, वो किसी न किसी रूप में हमें संथाल परगना जो अधिनियम SPT है 1949 उसमें दिखते हैं।